हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द पार्ट 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। होपफुली पार्ट 1 आपने देख लिया है। नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें उससे लिंक है। उसमें हम ऑलरेडी 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं। इसमें रेस्ट ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। अब हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले इसको समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है तो उसे हम नाम देते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब हर छोटे से छोटा डिसीजन टॉप लेवल लेता है। डिसेंट्रलाइजेशन जब डिसीजन मेकिंग वेरियस लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसको हम नाम देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है हर डिसीजन टॉप लेवल नहीं लेता। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी जी ये डिसीजन लेते होंगे कि दिल्ली के अंदर कितने डिजिटल उनका जो चल रहा है रिलायंस डिजिटल उसकी ब्रांचेस खोलनी है या कितने उसके आउटलेट्स खोलने हैं, ये मुकेश अंबानी जी सोचते होंगे? ऑब्वियसली नहीं सोचते होंगे। बट हाँ, जब वो सिंगल बिजनेस करते होंगे तब वो छोटे से छोटा डिसीजन लेते होंगे। बट आज उतना साइज़ बड़ा हो गया है तो जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज़ बड़ा हो गया आप छोटे डिसीजंस जो होते हैं वो लोअर लेवल पे ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। This is what the meaning of centralization and decentralization. Centralization is decision making power with the top level only. Decentralization is distribution of decision making power at various levels of the organization. ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी सेंट्रलाइज और कितनी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। देखो बच्चे, इसका अगर मैं सिंपल सा जवाब दूं तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर और उसके नेचर पर। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता चला जाता है वो मूव ऑन करती चली जाती है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। जब मैंने आज से 7 साल पहले ये इंस्टीट्यूट अपना अकेडमी स्टार्ट किया था तो हर छोटे से छोटा डिसीजन मैं लेता था। पानी कहाँ से आना है, झाड़ू कौन मारेगा, सब डिसीजन मैं खुद लेता था। बट भगवान की दया से आज 7 साल बाद हम एक पोजीशन पर हैं तो छोटे मोटे डिसीजंस लोअर लेवल मिडिल लेवल पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उससे लोअर लेवल डिसीजंस लोअर लेवल पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ठीक है, और हम बड़े होंगे तो और डिसीजंस आके ट्रांसफ़र करता रहूँगा। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आप डिसेंट्रलाइजेशन पे जाएंगे। एंड सेकंड, जैसा नेचर कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, जैसे पहले हम सिर्फ कॉमर्स को एजुकेशन में डील करते थे अपने इंस्टीट्यूट में, अब हम कॉमर्स में भी डील करते हैं एज वेल एज साइंस में भी डील करते हैं। तो मैंने कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, साइंस का डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो बेसिकली जैसे जैसे आपका साइज कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, पहले सिर्फ कॉमर्स था, अब कॉमर्स एंड साइंस है, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम 1st to 8th की विंग के अंदर भी आएंगे, IIT में भी आएंगे। तो अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीज़ें वैसे वैसे भी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आप पढ़ सकते हैं, सारा टेक्स्ट जो है वही लिखा हुआ है। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज एंड नेचर इट विल मूव टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है बेटा आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह के ऑर्डर होते हैं। एक होता है मटेरियल ऑर्डर और एक होता है सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या होता है? मटेरियल ऑर्डर होता है राइट प्लेस for everything and everything on its right place. right place for everything मतलब हर चीज़ को रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक राइट प्लेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक गैरेज है तो वहाँ पर टूल्स को रखने के लिए एक टूल बॉक्स होना चाहिए। इंस्टीट्यूट है तो बुक्स को रखने के लिए लाइब्रेरी, स्कूल है तो बुक्स को रखने के लिए लाइब्रेरी। ठीक है, आप डोमिनोज वगैरह में जाते हैं तो उनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रखने के लिए, हर इंग्रेडिएंट को रखने के लिए एक सेपरेट प्लेस है। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जितना डेटा है उसको रखने के लिए एक सेपरेट कैबिन बना हुआ है। तो देयर शुड बी अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग। बट राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग होना ही सफिशिएंट नहीं है, एवरीथिंग शुड बी ऑन राइट प्लेस। इसका मतलब आपने सपोज अपने स्कूल में फाउंड किया कि लाइब्रेरी है बट जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी से ज़्यादा स्टाफ रूम के अंदर मिलती। इसका मतलब देयर इज़ अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग बट the everything is not at its right place. There is a right place, that is the library for the books, but books are not at the right place. तो material order आपको follow करना है, that there should be a right place for everything and everything should be on its right place. Same way there is a social order. Social order क्या कहता है, that there should be a right place for every person and every person should be on right place. इसका मतलब क्या है, right place for every person and every person on its right place. As a teacher, right place मेरे लिए क्या है, institute, schools, and a right place for every person and every person on its right place. What does it mean?
मैं कॉमर्स टीचर हूँ, साइंस पढ़ाता हुआ अच्छा लगूंगा, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाता हुआ अच्छा लगूंगा। तो दिस इज़ व्हाट सेज द सोशल ऑर्डर। एक गुड एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो MBA करके आए हैं फाइनेंस के अंदर, तो उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, येस और नो। ऑर्गेनाइजेशन में तो है वो, बट सपोज ही इज हैंडलिंग परचेज डिपार्टमेंट, तो माइट भी वो उसके अंदर परफेक्ट ना हो। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, विच इंक्लूड्स दो ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है, राइट प्लेस फॉर एवरी पर्सन ऑन इट्स। देखिए जरा, आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, राइट प्लेस फॉर MBA इन फाइनेंस में बी द फाइनेंस डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ ही इज प्लेस्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो he will not be able to showcase his full potential। वही बात इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप सिर्फ उसको सुनो और उसके बाद बुक में पढ़ो। एक एक अक्षर वही लिखा है यार, मैंने अपने हाथों से, मैंने आपको बताया ना, एक एक वर्ड लिखा है, इसके अंदर कुछ भी कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, NCERT के कुछ वर्ड्स जरूर लिए हैं जो मुझे लगता था कि होने चाहिए, जो केस स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज ये प्योर बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिकल बुक मैंने ड्राफ्ट करी है, जिसके अंदर हर टॉपिक के नीचे आपको एग्जांपल दिए हैं, ताकि एक बार आप लेक्चर सुन लें और उसके बाद आप इस बुक को पढ़ लें, तो आपकी एग्जाम की 100% प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान से देखें। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है दैट देयर शुड बी अ इक्वल ट्रीटमेंट। अब इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। देखो, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि पियोन से लेके मैनेजर तक को सबको सैलरी इक्वल देनी है। इसका मतलब है कि कुछ भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर लेट आने पे मैनेजर साहब को डांट लगती है तो पियोन को भी लगेगी, पियोन को लगती है तो मैनेजर को भी लगेगी। अगर 3 छुट्टियां पियोन को अलाउड है तो मैनेजर को भी 3 छुट्टियां अलाउड है। मतलब देयर शुड, कोई कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पर, वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होगा अमंग द 2 इंडिविजुअल्स। बात समझ में आ गई? ये अब इसमें हर चीज़ कवर अप होती है। ये नहीं है कि गर्ल्स का वर्किंग टाइम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 6 और बेचारे बॉयज़ सुबह 10 से लेकर 9 तक बैठे रहते हैं, मतलब ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, ये मैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ, गर्ल्स का टाइम है 10 से 6, बॉयज़ बेचारे 10 से 9 बैठे हुए हैं। तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जो नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट फेवरिंग द बॉयज़, डोंट थिंक लाइक दिस, बट डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन। तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग कंडीशन, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, नेशनैलिटी। ठीक है, दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सेज। बात समझ में? एक ना क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी हैं, दोनों सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और इस तरह की कुछ केस स्टडी में मैंने शायद आपको दी है इसके अंदर, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। नहीं, ये वो नहीं है, वो रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल में मिलेगी, आप उसे एक बार पढ़ लेना। उसके अंदर ये है कि मिस्टर ए मिस्टर बी हैं, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ए को शायद इसमें नहीं है, वो केस स्टडीज़ के अंदर है जो इसके एंड में तैयार किया है। मिस्टर ए को कम सैलरी मिल रही है, मिस्टर बी को ज़्यादा मिल रही है क्योंकि वो रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आप फॉलो नहीं कर रहे। नाउ एक चीज़ इसमें और दिखेगी आपको, लेथार्जिक एम्प्लॉय शुड बी डील्ड स्ट्रिक्टली to send a message, but everyone is important in the eyes of management. This helps in developing loyalty and devotion. अगर कोई लेथार्जिक, आलसीपन, लेजीनेस दिखा रहा है, उनके साथ स्ट्रिक्टली आपको डील करना है, ये नहीं कि प्यार मोहब्बत से पेश आना। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे फटाफट हो जाते हैं। मेन जो था वो फर्स्ट पार्ट था, बहुत बर्डन वाला। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का प्रिंसिपल कहता है कि एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एम्प्लॉयज़ को देनी है। रिजनेबल अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? देखिए, जो भी वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, इंडिविजुअल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि इफ़ दे विल डू समथिंग रॉन्ग दे विल बी रेक्टिफाइड रादर देन दे विल बी फायर्ड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने का मौका दे, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बार बार गलती करते रहेंगे और आप नुकसान झेलते रहो। कई बार अल्टीमेटम अगर आपको देना पड़ता है तो आप दोगे भी। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का प्रिंसिपल ये कहता है कि दैट एक फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी इंप्रूव होगी। अगर कोई वो गलती करते भी हैं तो आप उसे रेक्टिफिकेशन करवाओ, उसके बाद भी करते हैं तो फिर भी समझाओ, बट एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करें तभी आपको एक्शन लेना है। अगर आप इसका प्रिंसिपल पढ़ें, reasonable security of service should be provided to all the individuals working in organization. An individual can give his best performance when he is ensuring of the fact that his stability in the organization will
नॉट गेट शेकन ऑफ इफ ही इज परफॉर्मिंग वेल। ये बात ध्यान रखनी। आप खुद सोचो ना, आप एक जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके बाद भी आपको डर बना रहता है आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा, कि आप वहाँ पे सही से काम कर पाओगे, आप 100% नहीं दे पाओगे। बट अगर सही से काम नहीं कर रहे हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं है, फिर ऑर्गेनाइजेशन बाउंड नहीं है प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए। समझ में आ गई बात आपको? इसके बाद आपका एक है बेटा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। दिस इज वन ऑफ द गुड प्रिंसिपल। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव होता है आगे बढ़कर कदम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप बाय मोटिवेटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ के कदम उठाना। जैसे ये मैं कहूँ, ये हमारा चैनल है जिस पे हम पूरी कॉमर्स की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इस मकसद से चैनल स्टार्ट किया है। तो दिस इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके हमने आगे किया। अब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके अंदर इनिशिएटिव स्पिरिट होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि वो हर बात के लिए इंस्ट्रक्शन का वेट करते हैं कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलेगी तभी वो काम करेंगे, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करते, वो ही ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सकते हैं, लॉन्ग रन के अंदर आपके ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं। और आपको एज ए मैनेजर, एज ए सुपीरियर, ये बार बार उनको मोटिवेट करना है, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि दैट दे शुड टेक द इनिशिएटिव, बिकॉज इट्स अ मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ग्रोथ करनी है तो मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ यही है कि एम्प्लॉयज इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस दे शुड स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव। बेशक ये आप लाइन लिख लीजिए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस दे शुड टेक इनिशिएटिव। ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर मैंने लिखी है, कुछ भी इसके अंदर बेटा नया नहीं लिखा हुआ, वही एक एक चीज़। देखो फेओल जी ने भी यही कहा, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट द प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। अब ये लाइन लिख के आ सकती है केस स्टडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद है ई स्पिरिट डी कॉप्स। ध्यान से देखिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इन द सेंस, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है तो उसके अंदर मैनेजर सिर्फ अपना रोल ना देखे। आज अगर हमारा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी एक लेवल पर पहुंच रहा है और हम उसे आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो मैं अगर ये कहूँ कि ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नो, या मैं सिर्फ उसका क्रेडिट लूँ तो ये गलत है। पूरी टीम, एक एक स्टाफ मेंबर, एक एक पर्सन जो ग्रूमिंग के साथ एसोसिएटेड है, इनफैक्ट यू एज ए स्टूडेंट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो आप जाके माउथ पब्लिसिटी करते हैं, जो आप हमारे बारे में पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो हमें अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एस्पेक्ट है, इनफैक्ट किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सक्सेस किसी एक बंदे की वजह से नहीं होती, उसकी सक्सेस के पीछे पूरी एक टीम होती है। तो मैनेजर को अपनी हर कन्वर्सेशन के अंदर आई को रिप्लेस करना चाहिए वी से। ही शुड फोकस ऑन वी। देखो एक लाइन मैंने लिखी है, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी वाइल कम्युनिकेटिंग विद द टीम वर्कर्स, कि हमें ऐसा करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें। अगर आप कहोगे मैं दिखाता है घमंड कि आप हो सिर्फ, हम, you should replace I with we. This is the what team spirit is. इसे मैं एक बार पढ़ता भी हूँ। There must be a team spirit and coordination among the members working in organization. Good communication skills and leadership quality in manager can ensure team spirit. ठीक है, एक लाइन मैंने लिखी है, ध्यान से समझना इस लाइन को, जिसके लिए मैं ये पढ़ रहा था। बेशक आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, मेन लाइन, group efforts are always valued more than the aggregate of individual efforts. एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, 11 के 11 प्लेयर अपना अच्छा क्रिकेट खेलें, जितना अच्छा खेल सकते हैं, बट अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट ना करें, एक दूसरे से पूछ के फील्डिंग ना लगाएं, बॉलिंग बैटिंग विकेट कीपिंग ना करें, तो क्या टीम जीत पाएगी? दे आर प्लेइंग देयर बेस्ट, बट अगर वो बेस्ट खेलने के साथ साथ या थोड़ा कम भी खेलें, बट टीम वर्क में खेलें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए खेलें, एक दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए खेलें, ईगो साइड में रख के खेलें, तो डेफिनेटली टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी? यस और नो? दिस इज व्हाट ग्रुप एफर्ट्स हमेशा ज़्यादा है एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एफर्ट्स आप कितना ही अच्छे कर लो, उन सबको जोड़ दो आप, तब भी वो कम पड़ेंगे जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स हैं। ग्रुप एफर्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं। बात समझ में आई आपको?
एक एज ए सिंगल टीचर मैं कहाँ तक अपने इंस्टीट्यूट को चला सकता हूँ? जब एक ग्रुप एफर्ट्स होंगे, पूरी टीम होगी, तब ये इंस्टीट्यूट ग्रो अप करेगा। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट ई स्पिरिट डी कॉप्स, ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए, केस स्टडीज के नीचे है बेटा। मैंने हर प्रिंसिपल के नीचे बहुत अच्छी केस स्टडी डिजाइन करके दी, और इसके एंड में जो क्वेश्चन बैंक बनाया, दैट्स सुपर्ब। एक बार आप उसे देख लोगे तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ सकती। स्केलर चेन, आईएएस की बात करते हैं। स्केलर चेन क्या होती है? बड़ी अच्छी लाइन एनसीईआरटी की आज तक रटी हुई है, अपनी 12th में रटी थी मैंने। अनब्रोकन चेन ऑफ कमांड रेंजिंग फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पता नहीं अपने 12th में रटी थी आज तक है। ये है क्या? ध्यान से समझो। ये डायग्राम आपको चीजें एक्सप्लेन करता है। थोड़ा सा इसे बड़ा करके समझाऊं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं। ये क्या कहता है कि अनब्रोकन ऑफ चेन ऑफ कमांड, जी एफ से बात करेगा, एफ ई से, ई डी से, डी सी से, सी पी से, बी ए से। ऐसी ए को कोई बात कहनी है, वो बी को कहे, बी सी को। मतलब एक हिरार्की बनी हुई है, उस हिरार्की के अंदर ही ये लोग आपस में बात करेंगे। ये नहीं कि ए सीधे सी को बात कर रहा है, बी को इग्नोर किया जा रहा है, या ए सीधे ई से बात कर रहा है, या ई सीधे बी से बात कर रहा है। एक हिरार्की, एक चेन ऑफ कमांड, जो एक अथॉरिटी सबकी डिसाइड की गई है। आप अपने इमीडिएट सुपीरियर या सबऑर्डिनेट से बात करेंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्केलर चेन। बट अगर आप लोग सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, जैसे एफ और पी, अगर ये लोग सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूं मिडिल लेवल, अब परचेज मैनेजर है और फाइनेंस मैनेजर है। परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। देखो, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर के ऊपर एक जनरल मैनेजर है जो टॉप लेवल पे है, और परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर मिडिल लेवल पर है। अगर परचेज मैनेजर को फाइनेंस मैनेजर से बात करनी है, परचेज वाला पहले जनरल पे जाए, फिर जनरल वाला फाइनेंस से बात करे, फिर फाइनेंस वाला जनरल को रिप्लाई दे और जनरल वाला परचेज को दे, गलत हो जाएगा। क्योंकि परचेज और फाइनेंस के बीच में कम्युनिकेशन रेगुलर होगा और बहुत ज़्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन चाहिए भाई। परचेज डिपार्टमेंट बताएगा ये खरीदना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला उस हिसाब से फाइनेंस अरेंज करेगा। तो ऐसे लोग जो सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक क्विक कम्युनिकेशन बन सके, उस क्विक कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हमने डाला है गैंग प्लैंक। क्या बनाया? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? Individuals working at the same level are allowed to communicate with each other। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसके अंदर आप देखो, Gang Pulse helps in minimizing delay and difficulties. Remember, in normal course of action, formal chain of communication should not be broken. Gangplank may be used to avoid communication delay in case of emergency situations only. अब ये लाइन एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि इमरजेंसी सिचुएशन, बट इमरजेंसी सिचुएशन क्या? अब ये थोड़ी ना, इमरजेंसी सिचुएशंस का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंट सिचुएशंस भी आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि अगर सिर्फ आप इमरजेंसी सिचुएशन समझते हैं तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे। एज सच इस लाइन को थोड़ा सा इन्हें रिप्लेस करना चाहिए। इट शुड बी इमरजेंसी सिचुएशंस एज वेल एज द फ्रीक्वेंट सिचुएशंस, ठीक है। बट चलिए, जो गिवन है हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते, इतनी अथॉरिटी हम लोगों के पास नहीं है। तो आपको समझ में आया एग्जैक्टली स्केलर चेन क्या है, कि एक अनब्रोकन चेन ऑफ कमांड, कौन किससे बात कर सकता है, और अगर आप सेम लेवल पे बात कर रहे हैं तो यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। बट आपकी एनसीईआरटी बुक इस चीज़ को कैसे हाईलाइट करती है? इन इमरजेंसी सिचुएशन, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, इट्स अ फ्रीक्वेंट सिचुएशन। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। समझ में आई बात? तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट or by Henry Fayol. In the next part I will try to cover up F.W. Taylor principles of management। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर सारी अकाउंट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, सारी इकोनॉमिक्स की वीडियोस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अब बिजनेस स्टडीज़ की भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हो गई हैं। दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि सबका भला हो सके, सबका फ़ायदा हो सके, और जिस मकसद के साथ हमने इस चैनल को स्टार्ट किया उसको हम पूरा कर सकें। एंड प्लीज़, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका आ रहा है हमारा पसंद, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी गूगल सर्च करके उसको एक बार रेट जरूर करें, जो भी आपको सही लगता है। थैंक यू सो मच।